चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मूल अधिकार, जो कि भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में ना। और कल हम आपको पढ़ा दिए थे पूरा आर्टिकल 19 कंप्लीट, और कल बस आर्टिकल 19 ही पढ़ाया गया था, क्योंकि आर्टिकल 19 बड़ा भी इतना है और महत्वपूर्ण भी है, तो कल केवल आर्टिकल 19 पढ़ाए थे। उससे पहले हम आपसे पूछेंगे, बताइए भाग 1 में क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4, 2 कहाँ? 5 से 11, और 3 12 से 35। 12 से 35। बताइए भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता। और नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। और भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार। और इसे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। बताइए अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। बताइए अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून संसद का गृह मंत्रालय। बिल्कुल सही, नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। बताइए किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत में उपस्थित राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकते हैं? अनुच्छेद 3। बताइए किस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर किसी के मूल अधिकार की वजह से, मतलब अगर आपके मूल अधिकार की वजह से दूसरे के मूल अधिकार का हनन होता है तो आपका मूल अधिकार कम कर दिया जाएगा? आर्टिकल 13। और इसे क्या बोला गया है? अल्पीकरण। इसी में बोला गया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। नहीं, उसका मीनिंग नहीं, मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? वैसे जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, उस दिन हिंदी थोड़ा गड़बड़ बता दी थी। पुनरीक्षण जो भी होता होगा, इंग्लिश ही समझो। जुडिशियल रिव्यू देखो बता रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल जस्टिफिकेशन, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा इसे कहते हैं, जो कि आर्टिकल 13 के तहत होता है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन को कहते हैं, जो लिखाए थे, क्या लिखाए थे? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 में नहीं है, इसको हिंदी थोड़ा सुधार लीजिएगा। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन ये है आर्टिकल 137 में। इन दोनों में अंतर ये है कि अगर संसद भवन के द्वारा कोई गलत कानून बनाया जाता है तो उसका किया जाता है जुडिशियल रिव्यू। क्या किया जाता है? जुडिशियल रिव्यू। हिंदी में कहेंगे न्यायिक समीक्षा, ठीक है। लेकिन अगर जज साहब कोई फैसला दिए हैं और उस फैसले को बदलना चाहते हैं, या कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला अब ऐसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए, तो उस फैसले को बदलना है, तो उसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, या इंग्लिश में कहेंगे जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन। वैसे मतलब जस्टिस एक बार दे दिया, दोबारा जस्टिस दे रहा है तो क्या होगा? रीजस्टिफिकेशन। बाकी अगर संसद भवन के द्वारा कोई गलत कानून बनाया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू। समझ गया ना? आर्टिकल 13। हाँ, और बताइए आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। बताइए विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या है? 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में क्या है? हाँ, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। और 18 में तो बता ही दिया गया उपाधियों का अंत। उसके बाद कल हम आपको 19 भी पढ़ाए थे। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 6 हैं। पहले में है बोलना, केवल बोलना ही नहीं है, इसी में आपका है प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता, इसी में झंडा फहराने की स्वतंत्रता, इसी में मौन रहने की स्वतंत्रता, इसी में आईटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन पहले में है। ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। प्रेस, मीडिया, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, प्रेस, मीडिया, झंडा। और उसके बाद 2 में है, जब बोलेंगे तो सभा होगी, सभा। 3 में क्या बताए थे? संगठन, भाई सभा बड़ी हो जाएगी तो संगठन हो जाएगा। और 4 को याद करना है, चारों ओर घूमने की आज़ादी। देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, चारों ओर घूमने की आज़ादी है। उसके बाद 5 में निवास करने की आज़ादी, आप कहीं पर निवास भी कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर में था संपत्ति। हालांकि संपत्ति को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इसके बाद लास्ट वाला था व्यापार करने की आज़ादी।
ये इतनी आज़ादी आपको दी गई थी, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको भले इतनी आज़ादी दी गई, लेकिन साथ साथ में कुछ धमकी भी दी गई कि देखो आपको भले आज़ादी दी गई, तो यह नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलो, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बोलो, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ बोलो, दूसरे देश के, ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई, तो आप बढ़िया जैसे एक दुकान खोलते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तो ऐसे करना है। ये नहीं कि बस कट्टा उट्टा दुकान खोलना, संगठन भी बनाना है तो ठीक ठाक संगठन बनाइए। ये नहीं कि दो देश को तोड़ने का संगठन बनाओ, ऐसा कोई संगठन भी नहीं बनाना है। कुल मिलाकर के 19 में आपको स्वतंत्रता दी गई, साथ साथ में कहा भी गया है कि ठीक ठाक काम कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, बस समझ गए ना। अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल 20 की। 19 कलम आपको पढ़ा दिए हैं पूरी तरह से। आर्टिकल 20 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 20 में क्या है। आर्टिकल 20 में बोला है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह बस इतना ही। दोष सिद्धि के संबंध में, तो आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि। 20 में क्या है? दोष सिद्धि। अब इसको समझिए पहले। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर FIR लिख दिया जाए, ठीक, FIR लिख दिया जाए या उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो अपराधी ही हो। किसी के ऊपर FIR लिख देने से अपराधी नहीं हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि दोषी और अपराधी में बहुत अंतर होता है। एक होता है दोषी और एक होता है अपराधी। दोषी और अपराधी, तो दोषी और अपराधी में क्या अंतर है? दोषी का मतलब केवल हम आप पे दोष लगाते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपसे बताया था ना कि मैं कह दूं कि आपने मेरी पेन चुराई है, ये मैं आपके ऊपर दोष लगा रहा हूँ। या आपकी मान लीजिए कुछ गायब हो गई हो, आप किसी को कह दो कि सर इसने मेरा ये चुराया है, तो आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सिद्ध हो जाए कि हाँ उसी ने पेन चुराया था, उसके बैग से निकल जाए, इसका मतलब उसका दोष सिद्ध हो चुका है। अब वो दोषी क्या बन चुका है? अपराधी। ठीक है, तो दोषी और अपराधी में यही अंतर होता है कि दोषी का मतलब मुंह से बोल दो दोषी हो गया, और अपराधी का मतलब सिद्ध करो। समझ गए ना? तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि किसी के ऊपर FIR लिख दी जाए या किसी के ऊपर किसी को पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो वो अपराधी नहीं होता, वो क्या होता है? दोषी होता है। ठीक है, देखो दुनिया में जितने भी देश हैं सब यही सोचते हैं कि एक भी निर्दोष मारा ना जाए, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा ना होने पाए। इसीलिए हमारे यहाँ न्यायपालिका वाला सिस्टम बड़ा ढीला रहता है। ढीला इसलिए रहता है कि जब तक एकदम बात सिद्ध नहीं हो जाती है कि हाँ इसी ने जुर्म किया था, तब तक सजा नहीं दी जाती है। देखते होंगे कुछ कुछ मामले तो 2-2, 3-3, 4-4 साल ऐसे चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एकदम सही सिद्ध ही हो जाए कि जो कांड किया है इसी व्यक्ति ने किया है। जब तक एकदम सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक कोई भी सजा नहीं दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी के ऊपर FIR लिख दिया जाए या किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। ठीक है, वो क्या है? दोषी है। अगर किसी के ऊपर FIR लिख दिया गया है या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या वो दोषी है? क्या वो अपराधी है? नहीं है। वो क्या है? अभी केवल दोषी है। तो अपराधी कब होगा? अपराधी तब होगा जब न्यायपालिका द्वारा सजा सुना दी जाए। न्यायपालिका द्वारा, किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा उसे सजा दे दी जाए अगर, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपराधी। तब बढ़िया उसको एकदम देखो कैदी की बेस में लाया जाता है, नंबर मिल जाता है ना, तो वो अपराधी कहलाता है। तो जब न्यायपालिका के द्वारा आपका दोष सिद्ध हो जाए तो उस स्थिति को कहते हैं अपराधी होना। समझ गए ना? अब इसमें 3 प्रावधान है। ये तो सिर्फ आर्टिकल याद करने के लिए। आर्टिकल 20 में बस याद रखना है कि आर्टिकल 20 दोष सिद्धि। आर्टिकल 20 को क्या याद रखोगे? आर्टिकल 20 दोष सिद्धि। तो 20 को याद कर लो। 20, मान लीजिए किसी के पास 20 है, भाई 20 है, इसका मतलब 20 लिया हुआ है, किसी को वो पिला दे रहा है, किसी को भी मार दे रहा है, इसका मतलब वो दोषी है। कैसा है? दोषी। लेकिन अभी तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। तो 20 का मतलब समझो 20, और 20 कोई लिया तो कैसा व्यक्ति हो सकता है? दोषी हो सकता है, दोषी हो सकता है। ठीक है, तो 20 में क्या है? दोषी। क्या है? दोषी। मतलब दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। याद करने का तरीका है कि 20 मतलब 20 लिया तो दोषी होगा, तो दोषी से याद कर लीजिएगा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर FIR लिख दिया गया है
या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो अभी अपराधी नहीं है, वो क्या है, दोषी है। अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है, किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा उसका दोष अगर सिद्ध हो जाता है तब वो व्यक्ति अपराधी कहलाएगा। समझ गए कि नहीं। अब आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले तो क्या आप अपराधी हो जाएंगे, नहीं होंगे, आप क्या रहेंगे, दोषी। आपको पर दोष लगाया, किसी ने दोष लगा दिया है कि भाई इन्होंने ऐसा किया वैसा किया है, इस बात को समझ गया ना, इसको रेज कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं। आर्टिकल 20 में 3 पेज हैं, जैसे आर्टिकल 19 पढ़े तो उसमें कही था ना, इसमें 3 पेज हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 20 में 3 बातें बोली गई है। कहा गया है कि आपको मान लीजिए आपका दोष सिद्ध हो जाता है तो अपराध के समय के अनुसार सजा। मान लीजिए आपने कोई दोष किया, कुछ गड़बड़ी किया, आपके ऊपर दोष लगाया गया, आपको गिरफ्तार किया गया और फाइनली आपका दोष सिद्ध हो गया और आप क्या बन गए, अपराधी बन गए। न्यायपालिका ने आपको सजा दे दिया। तो न्यायपालिका जब सजा देगी ना तो उसके लिए प्रावधान ये होगा कि अपराध के समय के हिसाब से सजा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध 2005 में किया और उस समय आपने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया, ठीक, हाथ काट दिया तो भाई उस समय मान लीजिए हाथ काटने के लिए कम से कम 5 साल की सजा। कब, 2005 में। लेकिन समय है धीरे धीरे बदलता गया, अब 2023 आ गया है। 2023 में अगर आपने किसी का हाथ काट दिया तो आपको कम से कम मान लीजिए 10 साल की सजा मिलती है, ऐसे मान लेते हैं। उस समय कितना की थी, 5 साल की, अभी कितना है, 10 साल। लेकिन क्या जैसे आदमी दोष करता है, कुछ भी गलत करता है तो तुरंत न्यायपालिका सजा देती है, नहीं देती। एक से एक मामले होंगे, सुनेंगे आपके दादा बाबा आजा लड़ते रहे, लड़ते लड़ते चले गए लेकिन मामला भी शांत नहीं हुआ, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि दोष तुरंत ही सिद्ध हो जाए, बाद में भी सिद्ध होगा। अब आपने मान लीजिए 2003 में कोई 2005 में कोई कांड किया और यहाँ पर आपके ऊपर क्या लगाया गया, दोष लगाया गया, लेकिन आपका दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन ये दोष सिद्ध हो गया 2023 में। कब सिद्ध हुआ, 2023। और आप यहाँ पर अपराधी घोषित किए गए न्यायपालिका के द्वारा। 2005 में आपके ऊपर दोष लगाया गया और फाइनली 2023 में आपको न्यायपालिका ने अपराधी करार कर दिया। तो जो 2005 में आपने जुर्म किया था ना, उसी के हिसाब से सजा मिलेगी, यह नहीं कि 2023 के हिसाब से सजा मिलेगी। भाई यहाँ पर 5 साल की सजा का प्रावधान था और यहाँ पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो आपको 5 साल की सजा दी जाएगी कि 10 साल की, 5 साल की, क्योंकि अपराध जब आपने किया था तो उस समय 5 साल की सजा का प्रावधान था। समझते हैं कि नहीं। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं तो सोचिए, आपके गांव या घर में कुछ ऐसे लोग होते होंगे थोड़ा चालाक टाइप के, उनको अगर घर बनवाना रहता है ना तो पहले से जा करके भट्टा पर पैसा वैसा दे देते हैं और कहेंगे हम लेंगे ईंटा बाद में, तो पैसा जमा कर देंगे और ईंटा लेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो जब 4 या 5 साल बाद ईंटा लेते हैं तो क्या उस समय के भाव से दिया जाता है या जो जिस समय पैसा दिए रहते हैं, जिस समय पैसा दिए रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी बोली गई है कि अपराध के समय के अनुसार सजा, ठीक है। आर्टिकल 20 के पेज मतलब 1st पेज में बोला गया है कि अपराध के समय के अनुसार ही आपको सजा मिलेगी। यह नहीं कि आपने अपराध कुछ समय पहले किया था और अब जाके आपका अपराध सिद्ध हो रहा है तो आपके हिसाब से सजा दी जाएगी। आपके हिसाब से नहीं, जिस समय आपने अपराध किया था उसी के समय से, उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक अपराध के लिए मात्र एक बार सजा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गलती करता है, ठीक है, और उसका अपराध सिद्ध हो जाए, फाइनली कोई व्यक्ति गलती करता है और फाइनली उसका अपराध सिद्ध हो जाता है और उसको सजा दी गई। सजा यह दी गई कि इनको 15 साल तक जेल में बंद किया जाए। 15 साल बेचारा जेल में बंद रहा, जेल की सजा काट के आया और जैसे ही निकला जज साहब उसको फिर से देख लिए, कहा तुम ही थे ना जो अपराध किए थे, इनको फिर से सजा दी जाए। तो क्या एक अपराध के लिए कई बार सजा दी जाएगी? नहीं। अगर आपने एक अपराध किया है तो मात्र एक बार ही सजा दी जाएगी, नहीं तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई कोई अपराध किया, सजा काट के आया, फिर मिल गया कोई वकील का, तुम ही थे ना, चलो फिर से पकड़ के ले चलो, फिर ले जाएंगे, फिर बेचारा छूट छाट के आएगा किसी, फिर पकड़े, चलो तुम ही। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए
एक अपराध के लिए मात्र एक बार सजा दी जाती है, समझ गया ना। अब आप जितना बार अपराध करेंगे उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। ये मत सोचना कि केवल एक बार अपराध करेंगे या कई बार अपराध करते हैं हमको एक ही सजा देनी। जितनी बार अपराध करोगे उतनी बार सजा दी जाएगी। संगीन से संगीन अपराध करो, संगीन से संगीन सजा दी जाएगी। तुम डाल डाल तो हम पात पात, समझ गए ना। सर जी, तो हाँ जी, जो आजीवन कारावास करते हैं वो आजीवन कारावास पूरा लाइफ टाइम नहीं होता है, उसका नाम 14 वर्ष होता है ना शायद, हाँ जो भी होता हो, पूरा लाइफ टाइम है उसका नाम ही होता है ऐसे सजा का। आजीवन कारावास बोलते तो है, कहते हैं पूरा आजीवन उसमें सारा मरो इच्छा। नहीं नहीं ऐसा मरने नहीं देंगे, जब बुढ़े हो जाओगे निकाल देंगे, हाँ। तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे ओके। तो देखिए भाई, आप पहला पॉइंट समझ चुके होंगे कि जिस समय आप अपराध करते हैं उसी के हिसाब से सजा दी जाती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर आपने कोई एक अपराध किया है तो उस एक अपराध के लिए केवल आपको एक ही बार सजा दी जाएगी। यह नहीं कि एक ही अपराध के लिए कई बार सजा दे दो। अब जैसे आप एक बार गलती करते हैं तो आपको एक तमाचा पड़ता है, अगर आप कई बार गलती करेंगे कई तमाचा पड़ेगा। मैंने सुना था कि ऐसे एक बोर्ड एग्जाम मतलब एग्जाम हो रहा था, वहाँ पर इंटर के बच्चे पेपर दे रहे थे, तो बच्चे नकल कर रहे थे, तब तक वो आ गया एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं ना, तो टीचर देखा, टीचर तुरंत पहुंचा बच्चे के पास और खींच के 2-3 थप्पड़ लगा दिया। तो जो एग्जामिनर आया था चेक करने के लिए, फिर उसका रिस्टिकेशन नहीं किया। इसलिए रिस्टिकेशन नहीं किया, कहा कि इसको एक अपराध के लिए एक सज़ा मिल गई, नकल मार रहा था, इसको आपने मार दिया है, अब हम इसका रिस्टिकेशन नहीं कर सकते। बताओ, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा देनी चाहिए, अगर वो भी रिस्टिकेशन भी कर देता, इधर थप्पड़ भी पा जाता, गड़बड़ हो जाता कि नहीं। इसलिए यहाँ पर साफ साफ प्रावधान लिखा गया। आपने अगर पुष्पा वाली मूवी देखी होगी तो देखो उसकी मम्मी को कितना परेशान करता था, मेरा पैसा दे, तो देखा अपनी भैंसिया बांधी है, कहा देखो तो बताते भैंस बेच दिया, ला करके कर्जा दे दिया, कहा कच्चा हो तुम्हारा कर्जा चुकता होगा, कहा भी कर्जा कहाँ चुकता हुआ, पहले बजा दिया, उसके बाद कहा जितने लोग थे सबसे कहो कि इन्होंने पैसा दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 अपराध करते हैं तो 2 भी सजा दी जाएगी, नहीं तो सोचना एक अपराध करेंगे बस एक सजा, 2 अपराध करेंगे तब भी एक सजा, 5 अपराध करेंगे तब भी एक सजा। एक अपराध के लिए मात्र एक सजा हम कहना चाहते हैं, एक अपराध के लिए 5 सजा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, इसके बाद बोला गया है कि खुद के विरुद्ध गवाही ये मान्य नहीं होगी। जैसे मान लीजिए पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार किया, ठीक, और पुलिस वाले का काम क्या है, पता लगाना कि अपराध किसके द्वारा हुआ। तो भाई देखो, अगर पुलिस वाले के पास जाओगे और अगर आप बोलने में बहुत अच्छे नहीं हैं, आप दिखाते हैं कि अरे साहब गलती हो गई, ये हो गया, तो समझ जाएगा ये एकदम अल्लड़ बहर टाइप का, तो आप देखो कैसे आपसे बोलेगा। और आप जाए एकदम बढ़िया से बात कीजिए जैसे लोग बात करते हैं, तो समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, तब आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब जान जाएगा कि अल्लड़ गवार है, तब तो समझ लो 2-3 थपड़ा पहले खींचेगा, उसके बाद आगे बात होगी। और मार के आपसे कहेगा कि बताओ तुमने अपराध किया था कि नहीं। इतना मार देते हैं पुलिस वाले, इतना मार देते हैं कि अगर आप अपराध ना भी किए रहो ना तो कहोगे हम ही किए थे, खुद मान लोगे, कहोगे इनकी मार खाने से अच्छा कि हम कबूल कर लें, कबूल है, लेकिन हम मार नहीं खाएंगे। पुलिस वाले बहुत खतरनाक मारते हैं। नहीं, जब बता दोगे तो क्यों मारेंगे, नहीं, वो तो उसके बाद न्यायपालिका का काम हो जाएगा। पुलिस वाले का काम होता है कि न्यायपालिका तक सबूत ले जाना, उन्हें पहुंचाना। पुलिस वाले सजा नहीं देते। सजा का मतलब थप्पड़ उप्पड़ मारना सजा थोड़ी है। सजा का मतलब आपको जेल करार दे दिया जाए, ये है, आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए, ये सजा कोर्ट के द्वारा होता है। पुलिस वालों का काम सजा देना नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। जैसे पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और आपको मार रहा है कि बताओ तुमने ही अपराध किया था कि नहीं। अगर आपने कहा हाँ मैंने अपराध किया, तो फिर नहीं मारेगा, कहेगा ठीक है, यही चीज़ तुम न्यायपालिका में जज साहब के सामने कबूल करना, कहोगे ठीक है। और आप भाई मार खाने से बच गए, फिर गए न्यायपालिका में और वहाँ पर पहुँचते ही बोले कि अरे साहब हमको मार के बुलवा रहा है, जज साहब मान लेंगे, कहेंगे बिल्कुल। और क्या, अगर आपने जज साहब के सामने जो भी बात बोली वही बात मानी जाएगी। आप अगर अपने खुद के खिलाफ गवाही देते कि हाँ मैंने अपराध किया था, तो ये आपकी बात नहीं मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी, जब आप पुलिस की कस्टडी में हो। अगर आप जज के सामने बोल देते तब माना जाएगा, और पुलिस के सामने बोलते पुलिस वाले मारे ना तो हाँ हम नहीं किया था, और जज साहब के सामने बोल देना नहीं किया था, बस
जज साहब के सामने अगर आप बोले कि हाँ मैंने किया था, तो गए। पुलिस वाले के सामने कोई, उनका काम होता है कि पता लगाना, पता लगा लेंगे, उनको ठंडक पहुंच जाएगी, कहेंगे लाओ पानी पिए, बैठे आराम से, अब नहीं मारेंगे। एविडेंस मिल जाता है ना पुलिस को। हाँ वही करें, खुद के विरुद्ध दिया गया एविडेंस मान्य नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद ही कह रहे हो जज साहब के सामने जाकर के, हाँ हाँ मैंने ही मारा था इसे, नहीं माना जाएगा, वो भी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। गवाही केवल दो लोगों के सामने मानी जाती है, एक तो न्यायपालिका के सामने, दूसरा अगर डीएम साहब हैं उनके सामने दी गई गवाही। पुलिस वालों के सामने दी गई गवाही कदापि नहीं मानी जाती है। भाई मार मार के आपसे जबरदस्ती बुलवा लेंगे, बोलो, भाई मार खाने के डर से आदमी बोल देगा कि नहीं? तो खुद के विरुद्ध दी गई गवाही मान्य नहीं होती है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। एक, अपराध के मतलब अपराध के समय के अनुसार सजा, जिस समय आपने अपराध किया था उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। एक, अपराध के लिए मात्र एक बार सजा का प्रावधान है, कई बार नहीं है। तीसरी चीज, खुद के विरुद्ध दी गई गवाही मान्य नहीं होगी। समझ गया कि नहीं? इसको नोट करो जल्दी से। समझिए, आगे बताए फिर। आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 में बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि आप अपने प्राण को बचा सकते हैं। अगर आपको कोई मार रहा है उस समय आप अपना जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, अब जैसे किसी को गाली दे दिया जाता है तो उसका जो एक अच्छा जीवन होता है वो गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे 4 लोगों के सामने गाली दे दो किसी को, तो बेचारे की बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि कोई किसी को मार नहीं सकता है। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? कोई किसी को मार नहीं सकता। इसलिए जब मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा था शुरू में, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं रुकता। अगर 20 रुक गया तो कोई किसी को मार सकता है भाई। इसलिए आर्टिकल 20 में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा कर सकता है, उसके पास अधिकार है एक अच्छा जीवन जीने का। समझ गए कि नहीं? तो आर्टिकल 21 में बोला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब उसकी पर्सनल स्वतंत्रता। जैसे आपकी भी कुछ चीज़ें पर्सनल होंगी, जब लोग छोटे रहते हैं तो पर्सनल नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं भाई हर व्यक्ति की पर्सनल चीज़ें होती हैं, और पर्सनल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, किसी की भी पर्सनल। तो हर व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने की स्वतंत्रता है, कोई किसी को मारेगा नहीं। अगर कोई किसी को मार देता है तो धारा 370 के तहत 370 कह रहे हैं, धारा 302 के तहत उसे सजा दे दी जाएगी, फांसी। तो कोई किसी को मार नहीं सकता। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता, और इसमें यह भी बोला गया है कि कोई किसी के स्वाभिमान की हत्या भी नहीं कर सकता। स्वाभिमान मतलब समझते हैं, जो गर्व है आपका कि नहीं हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा हर जगह वर्चस्व है, सब लोग हमको मानते हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 20 में अगर केवल ये बात बोली गई होती कि किसी की जिंदगी नहीं ले सकते, किसी की प्राण, किसी को मार नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, उसको मारेंगे नहीं, नंगा नचा देंगे यही, पूरा कपड़ा निकलवा के बाजार भर में घुमा देंगे। मारने से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि उसकी बेचारे की तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, है कि नहीं भाई? आप जान नहीं लिए, लेकिन जान से ज़्यादा ले लिए, बेचारे की बेइज्जती कर दी एकदम, है कि नहीं? तो इसमें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 21 में। तो आप अपना एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसी के आधार पर अगर किसी को कोई अपशब्द कहता है तो उसके ऊपर FIR होता है। जैसे राहुल गांधी जी को देखिए, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने कह दिया, तुलना कर दिया दूसरे से, तो उनके स्वाभिमान का उन्होंने हनन कर दिया। बताते हैं तुमको, आर्टिकल 21 कहता है कि किसी के स्वाभिमान की हत्या नहीं करनी है। भाई आपको उनका कंपेयर कर दिए भगेड़ों से, जो लोग भाग गए हैं पैसा लेकर के, तो गड़बड़ की है कि नहीं? इसी के आधार पर न्यायपालिका ने उन्हें सजा दे दिया। समझ गए कि नहीं? और क्या भाई, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब समझ गए। पहला पॉइंट ये है कि आपकी जिंदगी कोई नहीं ले सकता। हाँ, वैसे अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी किसी को बना सकते हैं, दे नहीं सकते, ठीक है? मतलब किसी की ज़िंदगी लेना नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी किसी को बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, लेकिन यह नहीं कि किसी को मार करके उसकी ज़िंदगी ले लो। लेने देने के अलग तरीके होते हैं, ठीक है? शादी विवाह कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं किसी को मार डालो। दूसरी चीज़, आप एक अच्छा जीवन, स्वाभिमानपूर्ण जीवन जी सकते हैं।
और इसमें बहुत सारी बातें को बताया गया है। जैसे नंबर फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि आदमी अपनी गोपनीयता को बना सकता है। गोपनीयता, अब गोपनीयता क्या होती है? गोपनीयता का मतलब अगर आप कोई चीज़ प्राइवेट रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, ठीक, और आपकी गर्लफ्रेंड है और आप चैटिंग करते हैं उससे बराबर, और आप चाहते हैं कि कोई भी ना देखे, तो उसमें लॉक लगा दीजिए या हाइड कर दीजिए और उसको कोई ना देखे। लेकिन कोई ज़बरदस्ती कहे नहीं हम देखेंगे ही, तो ये आपके मूल अधिकार का हनन हुआ। बिल्कुल, ये मूल अधिकार का हनन हुआ, क्योंकि आपकी गोपनीयता में छेड़छाड़ की जा रही है। आपने मोबाइल में लॉक लगाया या कहीं पर भी किसी चीज़ को सुरक्षित कर दिया, कोई ज़बरदस्ती कहना है हम देखेंगे और ज़बरदस्ती देख लें, ये भी गोपनीयता का हनन है। हद तो तब हो गई जब एक पति जो था अपनी पत्नी से बोला कि मोबाइल का लॉक खोल दो, कहीं नहीं खोलेंगे, कहा काहे नहीं खोलोगी, हम देखेंगे क्या की थी, कहा नहीं खोलेंगे, और इस आधार पे तलाक हो गया। इस आधार पे तलाक नहीं खोली, वो कही हमारा तो मूल अधिकार है, कहा ठीक है अपना मूल अधिकार, और नहीं खोली, बिल्कुल मूल अधिकार था उसका। लेकिन भाई पति पत्नी में तो इतना चलना ही चाहिए था, लेकिन अपना मूल अधिकार लगा रही थी। तो वास्तव में ये मूल अधिकार है, आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं, ये आपका क्या है, मूल अधिकार है। समझ गया कि नहीं? इसीलिए हर आदमी अपनी चीज़ों को प्राइवेट रख सकता है। लेकिन घर वाले अगर चाह लिए कि प्राइवेट नहीं दिखा दो, फिर जान लो, फिर घास पिटना उठ जाएगा, ये मूल अधिकार नहीं चलेगा आपका। हाँ, सारी चीज़ें आपको प्राइवेट में भर्ती करवा देंगे। फिर ये आपकी गोपनीयता और प्राइवेसी, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेसी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य बना के रख सकते हैं। स्वास्थ्य बना, अपना अच्छा बेहतर स्वास्थ्य बना करके रखें। इसीलिए देखिए जो लोग होते हैं, अगर उनकी गाड़ी धुआं दे रही है ना, तो पुलिस वाले चाहते हैं कि मूल अधिकार को अपने बना के रखो भाई, चलान वलान काट दिया जाता है उनका कि अपनी बाइक को ठीक करके रखिए, आवाज़ ज़्यादा मत कीजिए, मतलब ऐसा सब। तो स्वास्थ्य की बात भी इसमें की गई है। तीसरी चीज़ इसमें एडल्ट्री की बात की गई, व्यभिचार। इसी में कहा गया है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, आत्महत्या भाई आर्टिकल 21 में साफ साफ बोला गया है कि कोई आपका प्राण नहीं ले सकता। तो आप कौन होते हैं अपना प्राण लेने वाले? भाई कोई आपको मार नहीं सकता, तो आप अपने आप को क्यों मारेंगे? तो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है, कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर आत्महत्या करता है इसका मतलब क्या हो, दोषी है। क्या है? समझ गए ना? अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो दोषी है। समझ गए कि नहीं? सजा नहीं दी जा सकती है फिलहाल। अगर आत्महत्या हो गई तो भाई मर जाओगे तो किसे सजा दी जाए, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया आत्महत्या करने का, तो आपको सजा दी जा सकती है, क्योंकि आप समाज में नफरत फैला रहे हैं। समाज को दिखाना चाहते हैं कि निगेटिविटी भारी पड़ जाती है लोगों पर। आदमी पे सजा, मतलब आत्महत्या करना ही ज़्यादा पसंद करेगा। बहुत से लोग मरना शुरू कर देंगे, कहेंगे इसी में सुकून है, मर जाओ आराम से। देखिए व्यभिचार का मतलब क्या होता है? व्यभिचार का मतलब होता है एडल्ट्री। पहले ये हमारा मूल अधिकार नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी कुछ चीज़ों को मतलब बढ़ावा दे देता है। जैसे व्यभिचार मतलब होता है कि मान लो कोई लड़का है, ठीक है, और कोई लड़की है, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों घूमने जाना चाहते हैं। घूमने चले गए, कहीं पर होटल में खाना पीना खाना चाहते हैं, खाना खाएंगे, अपना घूमना टहलना चाहते हैं, 2-3 दिन घूमना चाहते हैं, घूमे अपना, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यभिचार करना हमारा मूल अधिकार है। अगर आप किसी लड़की को डेट करना चाहते हैं तो डेट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अगर वो भी करती है तो ये आपका मूल अधिकार है। इसको न्यायपालिका ने कहा है, भाई हम नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका ने कहा कि व्यभिचार करना, जैसे मान लीजिए कोई महिला है या महिला पुरुष है, जैसे एक यहाँ पर हम युगल बना रहे हैं, आप इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे। देखो, हाँ शादी हो गई है ना, ये महिला है, ये पुरुष है, सुनो ध्यान से, ये है महिला, ये है पुरुष। अगर इसकी पत्नी चाहे तो किसी और से भी संबंध रख सकती है। कौन? ये। इसी को कहा जाता है व्यभिचार। समझ गए कि नहीं? व्यभिचार का मतलब है जगह जगह मुंह मारना। क्या करना? मुंह मारना। तो शादी हुई है, लेकिन अगर ये दूसरे से चाहे तो अपना टाका बिड़ा सकती है। समझ गए कि नहीं? इसी को कहते हैं व्यभिचार। अब एक लड़का है, एक लड़की है, सुनो पहले, एक लड़का है, एक लड़की है, अगर वो दोनों
एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है बिना शादी विवाह किए हुए पति पत्नी के जैसे रहना, इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। तो ये महिला इनके साथ शादी की हुई है, लेकिन अगर दूसरे संबंध रखना चाहती है तो रख सकती है। इसमें महिला को अपराधी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि महिला जो होती है वो बहुत ही सज्जन होती हैं, बहुत ही सरल होती हैं, ये कभी गलती कर ही नहीं सकती हैं। समझ गए कि नहीं? अगर सजा मान लीजिए दी जाती है तो इस पुरुष को दी जाएगी जिसने इसको फंसा लिया था, क्योंकि ये गड़बड़ आदमी था जो जिसकी नज़र इस महिला पर थी। महिलाएं कभी भी गड़बड़ नहीं होती। समझ गए कि नहीं? और इस आधार पर, लेकिन हाँ, इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। भाई किसी की पत्नी दूसरे, आप लोग शादी करोगे और आपकी पत्नी किसी और से जाकर के कनेक्ट हो जाए तो क्या करोगे? तलाक दोगे कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हो। इस आधार पर तलाक दे सकते हो कि उसका दूसरे के साथ चक्कर था। इसी को कहते हैं व्यभिचार। समझ गया ना? अडल्टरी इंग्लिश में कहते हैं अडल्टरी। इसी आधार पर लोग शादी विवाह कर लेते हैं। जैसे शादी विवाह करने की जो उम्र है, अगर आप उसको पार कर गए हैं ना तो आप शादी विवाह कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं लड़का भी वालिद लड़की भी वालिद। गांव में तो ये कहावत बहुत मशहूर है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करे काजी। यही है एडल्टरी। समझ गया ना? लेकिन एडल्टरी के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। लेकिन मान लो बाय द चांस सजा दी गई तो सजा कदापि महिला को तो सजा गलती से भी नहीं दी जाएगी, कभी नहीं दिया जा सकता। आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, ये जो अभी मामला हुआ था SDM साहिबा वाला, क्या नाम था? ज्योति वाला। ज्योति मौर्य बिल्कुल भी अपराधी नहीं, उनका वो मूल अधिकार है, किसी से भी वो संबंध रख सकती है अपने मूल अधिकार की बात बता रहे हैं, सामाजिक बात नहीं बता रहे हैं बालक। हम सामाजिक बात यहाँ पर मूल अधिकार बता रहे हैं। मूल अधिकार कहता है कि अगर आप शादी विवाह किए तो दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ये मूल अधिकार है। कोर्ट ने खुद कहा है, समझे कि नहीं? ये कोर्ट ने बताया कि आपका मूल अधिकार है, अगर आप उसके साथ खुश नहीं तो दूसरे के साथ खुश रहना चाहें तो रह सकते हैं। क्यों ऐसा कहा कोर्ट ने? क्योंकि कोर्ट ने कहा भाई आर्टिकल 21 में बोला गया कि आपको एक बेहतर जीवन जीना है। अब आप ऐसी लड़की शादी कर लिए, एकदम नकही टाइप की है, हमेशा सूर्य निकलती रहती है, अब उसको देख करके आप दुखी ही रहेंगे कि नहीं? इसलिए आप किसी और से कनेक्ट हो गए तो आप एक बेहतर जीवन जीने लगे, ये हो गया मूल अधिकार। समझ गया कि नहीं? तो आर्टिकल 21 में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे गोपनीयता, स्वास्थ्य, व्यभिचार, आत्महत्या। मतलब आत्महत्या नहीं करना है, नहीं जो आत्महत्या करने का तरीका बताया गया है, आत्महत्या नहीं करना है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है एकांतवास। अब बताओ, एकांतवास बिल्कुल करेगा आदमी। अब जैसे कोई बारात गया तो सब सामान्य लड़के अगर बारात गए होते हैं ना तो बारात में एंजॉय करते हैं, लेकिन कोई अगर इधर उधर वाला लड़का गया, इधर उधर का मतलब किसी के साथ उसका टांका भिड़ा हुआ है, तो वो फिर अकेलापन ढूंढेगा, कहेगा हम तो जाएंगे। कहीं अरार के खेत में घुस के बतिया रहेगा, हाँ क्या कर रही हो, खाना पीना खाई कि नहीं, कहीं उधर चला जाएगा, कहीं कहीं भी घुस जाएगा। हम तो एक वीडियो देखे थे, इसे बतियाते खोदते एक मुर्दा खोद डाला पूरा। हमने देखो पावर ऑफ लव, इतना पावर होता है। अब बताओ व्यभिचार की जब बात की गई है तो आदमी अकेले में नहीं होगा तो भाई व्यभिचार कैसे करेगा? भाई अकेले होना कहते नहीं, लीव मी अलोन, अकेले छोड़ दो, अकेले में चले जाते हैं। तो एकांतवास करना हमारा मूल अधिकार है। समझ गए कि नहीं? अगर आप अकेले में रहना चाहते हैं तो ये आपका मूल अधिकार है कि आप अकेले में रह सकते हैं, ठीक है। और इसी में और भी बात बोली गई है, विदेश गमन। विदेश में आने जाने के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है कि आप एक बेहतरीन जीवन जिएंगे और आपका मन है कि आप दुबई में जाएं। आप फ्री फायर या PUBG खेल रहे थे, बन गए हो, क्या नाम था, सीमा हैदर वाला मामला, जैसे वो पाकिस्तान सीमा के पार सीमा देख रही थी, ऐसे ही आप भी मान लीजिए सीमा के पार अपना प्रेम ढूंढ रहे हैं और आपका मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो क्या आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे? आर्टिकल 21 यही बात कह रहा है कि आप अच्छा जीवन जिए, और आप अच्छा जीवन तब तक नहीं जी पाएंगे जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं। और मिलेंगे क्यों भाई? जब आप जा ही नहीं पाएंगे तो कैसे मिलेंगे? इसीलिए आपको विदेश में जाने का अधिकार है, लेकिन विदेश में जाने के लिए क्राइटेरिया होती है। जैसे
भारत से जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिस देश में जा रहे हैं वहाँ से वीज़ा लेना पड़ेगा, ये सारी की सारी क्राइटेरिया होती है। तो आर्टिकल 21 समझ गए होंगे। याद जो करना है वो ये करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और जो अभी तक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये गोपनीयता का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। ये भी पूछा गया व्यभिचार, व्यभिचार का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21। अपने मनपसंद की शादी करना, आर्टिकल 21। समझ गए कि नहीं भाई? मनपसंद की शादी नहीं करोगे तो आप अच्छा जीवन नहीं जियोगे, अल्लाह के बांध दिए घर वाले, तो कैसे अच्छा जीवन जियोगे? तो आर्टिकल 21 में आप अगर बेहतर ढंग से सोना चाहते हैं तो सोने का भी अधिकार आर्टिकल 21 में है, क्योंकि आप बेहतर ढंग से सोए नहीं रहोगे तो आपको लाइफ अच्छी नहीं लगेगी, तो यार बड़ा अजीब लग रहा है, तो सोने होने का। लेकिन घर वालों के सामने मत बोलना, है ना, तो सारा मूल अधिकार छीन लेंगे और अल्पीकरण भी नहीं होगा, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, सारा का सारा मूल अधिकार वहीं से शुरू वहीं से समाप्त होता है। तो आर्टिकल 21 आप समझ गए होंगे भली भांति, समझ गए कि नहीं? और इसमें एक आर्टिकल और है, उसको भी बता देते हैं, काम समाप्त हो जाए, क्योंकि इसके बाद आपका स्वतंत्रता वाला जो मूल अधिकार है ना वो समाप्त हो जाएगा। कैसे? आर्टिकल 19 में, 20 में, अच्छा 21 के बाद 21 का भी आएगा, इसको तो भूल ही रहे थे, 21 का बताएं, इसको नोट कर लिए? नोट कर लिए हो ना? आर्टिकल 21 का बताते हैं हम आपको। 21 का के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं फिलहाल। 21 का में बोला गया है शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी किसी भी आर्टिकल में का, खा, ए, बी, वन ऐसे लगा रहे ना, तो समझ लीजिए पक्का है कि इसे बाद में जोड़ा गया। अब देखो आर्टिकल 21 तो समूचा था, लेकिन इसमें लग गया आर्टिकल 21 का, इसका मतलब है कि इसे बाद में जोड़ा गया। तो इसे कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें क्या है समझ लीजिए, शिक्षा के मूल अधिकार में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को, चाहे बालक हो या बालिका, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य, अनिवार्य मतलब समझते हैं कंपलसरी कर दिया गया। इसीलिए आप देखते होंगे कि विद्यालय जैसे संस्थानों में, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ना, फीस नहीं लगता है। प्राइवेट में लगता होगा लेकिन सरकारी में नहीं लगता है। बढ़िया निःशुल्क में पढ़िए, और खिचड़ी भी खाने की व्यवस्था रहती है। हालांकि आप खिचड़ी नहीं, आप और भी अच्छा बनाया जाता है, पहले केवल खिचड़ी चलता था, जिसे मिड डे मील कहते हैं। अभी खिचड़ी बनता है, जहाँ की व्यवस्था गड़बड़ होगी वहाँ, बाकी पूरा बना रहता है वो शेड्यूल कि इस दिन बनेगा खीर पूड़ी, एक से एक बढ़िया। तो देखिए भाई, शिक्षा का मूल अधिकार किस आर्टिकल के, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, लेकिन जब ये बात बोली गई तो इसे लागू नहीं किया गया तुरंत। जैसे मान लो हम आपको एक कहानी बताए थे जब आपको पढ़ा रहे थे प्रिम्बल, प्रस्तावना के बारे में, कि मान लो आपकी किसी से शादी होती है और शादी हुई तो आपको कोई वैल्यू ना दे। जैसे किसी आदमी की शादी हुई किसी महिला से, आदमी की तो महिला से ही होगी फिलहाल, तो वो अपनी पत्नी को ज़्यादा वैल्यू ना दे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वैल्यू देगा, आएगा कि नहीं, वैल्यू देने लगेगा। वैसे यहाँ पर भी है, जब इस शिक्षा के मूल अधिकार बनाया गया ना, इसे वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, बाद में इसे प्रभावी बनाया गया 1 अप्रैल सन 2010 को। कब? 1 अप्रैल सन 2010। इसे क्या बना दिया गया? प्रभावी बना दिया गया। और एक किस थीम के तहत बनाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। सर्व शिक्षा अभियान, एक अभियान चलाया गया कि सभी लोग शिक्षा ग्रहण करें। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसे क्या बना दिया गया? प्रभावी बना दिया गया। और इसमें एक थीम बनाई गई थी, थीम थी सब पढ़ें सब बढ़ें। थीम का नाम था सब पढ़ें सब बढ़ें। आप देखे होंगे कि एक पेंसिल बनी होगी,
सब पढ़ें सब पढ़ें। और उस पर लड़का और लड़की बैठे रहते हैं ना, इसको मैंने बनाया था अपने हाथों से खुद, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। एक पेंसिल बनी रहेगी, एक लड़की उस पर बैठी रहेगी, एक लड़का बैठा, बीच में लिखा रहेगा सर्व शिक्षा अभियान और इधर लिखा रहेगा सब पढ़े सब पढ़े। तो इसे प्रभावी बनाया गया था 1 अप्रैल सन 2010 को, किसके तहत? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और इसका थीम क्या रखा गया था? सब पढ़े सब पढ़े। समझ गए कि नहीं? तो आर्टिकल 21, हालांकि जब शुरू में ही पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 21 का जिक्र करते थे, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। लेकिन एक चीज याद रखना, पहले ये मूल अधिकार नहीं था तो क्या था? कहीं तो रहा होगा। पहले आर्टिकल 45 में था। कहाँ पर था? आर्टिकल 45 में था, बाद में इसे संशोधन किया गया और इसे रख दिया गया आर्टिकल 21 के दायरे में। जब आर्टिकल 45 में था ना, तो ये था आपका भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व। तो ये नीति निदेशक तत्व था, नीति निदेशक तत्व। लेकिन आर्टिकल 21 का में आते ही ये क्या बन गया? मूल अधिकार। क्या बन गया? मूल अधिकार। समझ गए कि नहीं? तो पहले ये नीति निदेशक तत्व था, अब बन गया है मूल अधिकार। तो हम आपको पूरा बता दिया कंप्लीट, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया और कब प्रभावी हुआ। समझ गए कि नहीं? पूरा आर्टिकल 21 आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब आर्टिकल 22 के लिए समय नहीं, आर्टिकल 22 पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। समझ गए कि नहीं? एक एक आर्टिकल को रोज डेली पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसको ज्वाइन कर लो सब लोग, ठीक है? और उस पर भेजा जाता है PDF, जो भी पढ़ाया गया होता है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का PDF उसी पर सेंड किया जाता है। उसका नाम, चैनल का नाम है आशीष, लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, इस पे आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगे और फॉलो कर लेना, ठीक? एकदम नंबर सिक्योर रहता है पूरी तरह से, क्योंकि एकदम सब सिक्योरिटी के साथ बनाते हैं जो भी बनाते हैं। तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर जिसका कुछ छूट जाएगा ना, उसे सेंड कर दिया जाएगा उस चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्रिंट निकालवाना हो तो निकलवा सकते हो, बाकी मन हो तो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। मैंने तो बहुत कुछ लिखा था हाथ से लिख सकते हो, ठीक है?